हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। आज बेसिक पे पूरा ध्यान देंगे और ट्रेंड्स के बारे में जानेंगे कि डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स कैसा ट्रेंड शो करते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है आज हम पढ़ेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इसका नाम क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये बात ध्यान रखिएगा। अब कभी हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर एस ब्लॉक होता है। ये कौन सा ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट का। और कभी हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो होता है वो कौन सा ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट का। और जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ होते हैं बच्चों, इस जगह। तो ये जो होते हैं वो कौन से एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे, ये देखिए जिस पे मैं शेड कर रहा हूँ। और कभी आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो नीचे एक सेपरेट यहाँ पर क्या बना दिया गया है, रो बना दी गई है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर होंगे आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। तो ये तो आपको बेसिक क्लास 11 से ही पता होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी सबशेल के अंदर इंटर करता है। किसके अंदर बेटा, डी सबशेल के अंदर। तो यहाँ पर ये बात समझ में आना चाहिए कि इन्हें वाई दे कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको मैं क्वेश्चन बता दूं कि इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, वाई दे कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आंसर क्या होना चाहिए, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into डी ऑर्बिटल या फिर डी सबशेल। किसके अंदर इंटर करता है बच्चों, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर इंटर करता है, डी सबशेल के अंदर इंटर करता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वैसे सिमिलरली आप कभी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन एस सबशेल के अंदर इंटर करता है और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा पी सबशेल के अंदर इंटर करेगा या पी ऑर्बिटल के अंदर इंटर करेगा। तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखना है। अब इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है ये तो हमने पूरा पढ़ लिया। अभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो बच्चों कभी हम देखें तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होंगे आपको नज़र आएंगे ग्रुप नंबर 2 से स्टार्ट होंगे और ये कहाँ तक चलेंगे, ग्रुप नंबर 12 तक। कहाँ तक बच्चों, ग्रुप नंबर 2 से ग्रुप नंबर 12 तक। आपको ये डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 2 कह दिया मैंने, ग्रुप नंबर 3 से कहाँ तक स्टार्ट होंगे, ग्रुप नंबर 12 तक चलेंगे। और कभी हम पीरियड की बात करें तो पीरियड नंबर 4, 5, 6 और पीरियड नंबर कितना होगा, 7। तो यहाँ पर आपको कितने पीरियड नजर आएंगे बच्चों, 4 पीरियड नजर आएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। और यहाँ पर कितने ग्रुप नजर आएंगे, तो अभी मैंने बताया ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक। यहाँ पर कुछ कॉलम आप देख लीजिएगा। सबसे पहली बात तो इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म में लिख देता हूँ कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। अब आप ही बताएं इन्हें ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है। तो कभी हम ध्यान से देखें तो कभी हम एस की बात करें तो एस ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटलिक कैरेक्टर भी शो करते हैं। एस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मेटलिक कैरेक्टर शो करते हैं और पी ब्लॉक जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गली नॉन मेटलिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो ये मेटलिक है और ये क्या है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर। तो ये जो डी जो आता है वो किन के बीच में आता है, एस और पी के बीच में। किन के बीच आएगा बच्चों, एस और पी के बीच में आएगा। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों, क्योंकि दे शो
ट्रांजिशन बिहेवियर या ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखें इधर की तरफ मैटलिक लोग बैठे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग मैटलिक कैरेक्टर शो करने वाले, और इधर कौन से लोग बैठे हुए हैं पी ब्लॉक में, नॉन मैटलिक बिहेवियर शो करने वाले। तो कहीं ना कहीं एस और पी के बीच में क्या हो रहा है, एस और पी के बीच में एक ब्लॉक के एलिमेंट फंस गए हैं जिनका नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन शो कर रहे हैं बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज they show transition properties because they show transition properties between S block elements। जिन एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आप क्या जानते हैं बच्चों, मैटलिक कैरेक्टर शो करते हैं, तो ये मेटल्स हैं। ठीक है, दे शो इस प्रॉपर्टीज बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो प्योरली नॉन मैटलिक बिहेवियर शो करते हैं। सही है, तो आपसे कोई पूछ ले कि भैया डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, तो आपको जवाब तो आना ही चाहिए। चलिए अब यहाँ पर कभी हम बात करें किसकी, एलिमेंट्स की। अब एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों होते हैं, ये तो पता चल गया। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ कहाँ होते हैं तो ये सुन लीजिए। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लिखने जा रहे हैं, तो ये रहे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ नज़र आएंगे, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 3 से लेकर कहाँ तक नज़र आने वाले हैं, ग्रुप नंबर 12 तक, और पीरियड नंबर 4 से लेकर कहाँ तक, पीरियड नंबर 7 तक। तो सबसे पहले आपको बता दूं ये जो P4 वाला होता है, तो कभी आप यहाँ पर n की जगह 4 रखें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर तो 4 आएगा पर यहाँ पर क्या आएगा 4 - 1 3। मतलब इससे यहाँ पर कभी देखें, कभी n की जगह 4 रखें तो 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3, तो ये हो जाएगा 3D। तो इस सीरीज़ को जो फर्स्ट सीरीज़ होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, इन्हें कहते हैं 3D सीरीज़। क्या कहते हैं बच्चों, 3D सीरीज़। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन सी सीरीज़, सबसे पहली सीरीज़ क्या होती है, 3D सीरीज़। ये 3D सीरीज़ कौन सी है, ये वाली, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 3D सीरीज़ की बात करें तो 3D सीरीज़ में सबसे पहला एलिमेंट होता है स्कैंडियम, दूसरा होता है टाइटेनियम, तीसरा होता है वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकल, कोबाल्ट, जिंक। ठीक है बच्चों, यहाँ पर फी को नी को जन, ये आएगा नाम, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए बेटा 3D सीरीज़ जो है उनके अंदर 10 एलिमेंट होते हैं। 3D सीरीज़ में कितने एलिमेंट होंगे याद रखिए, 3D सीरीज़ में कितने एलिमेंट्स होंगे बच्चों, 10 एलिमेंट्स। ये 3D सीरीज़ क्यों कहते हैं ये बात समझ में आ गया, क्योंकि पीरियड नंबर 4 है, कभी आप n की जगह 4 रखें तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 4, पर यहाँ पर क्या मिलेगा 3 मिलेगा। इसलिए इन सीरीज़ को क्या कहते हैं, 3D सीरीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, 3D सीरीज़ कहते हैं। ये ग्रुप नंबर कौन सा होता है बच्चों, ग्रुप नंबर 3 होता है। ये ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 9, ग्रुप नंबर 10, ग्रुप नंबर 11, और ये ग्रुप नंबर कितना होगा 12। ठीक है, 11, ये ग्रुप नंबर 10 एंड 9 जो सोन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3D सीरीज़ मिल गई है। और 3D सीरीज़ का कभी हम एटॉमिक नंबर लिखें तो एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का 21 होता है, टाइटेनियम का 22, इसका 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड जिंक का फाइनली कितना होता है 30। कितना होता है बच्चों 30। आपको जिंक नज़र आ रहा है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो बच्चों जिंक तो नज़र आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम 3D सीरीज़ की बात करें तो 3D सीरीज़ में आपको 10 एलिमेंट नज़र आ रहे हैं और ये बच्चों बहुत ही फेमस एलिमेंट है। अब इनको याद कैसे करें, तो बच्चों याद तो करना पड़ेगा। क्या याद करना होगा कि ग्रुप नंबर 3 से शुरू होते हैं और कहाँ तक चलते हैं, ग्रुप नंबर 12 तक। ठीक है,
पीरियड नंबर 4 से शुरू होते हैं और पीरियड नंबर 7 तक चलते हैं। तो हम पहली सीरीज की बात कर रहे हैं, तो 3D सीरीज को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या कहते हैं? ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो गई, ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और ये है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। सही है? तो इन्हें 3D सीरीज क्यों कहते हैं? अब बच्चों इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधा आपको बता दूं, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के फर्स्ट सीरीज से ही हो जाते हैं, इसलिए फर्स्ट सीरीज को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक संस्कृत का श्लोक बनाया है, मन से संस्कृत का श्लोक बनाया है। देखिए वो क्या है। देखिए यहाँ पर स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है। तो संस्कृत का एक शब्द मैं श्लोक बनाता हूँ। देखिए क्या, शक्ति वक्रमन फीको निकुजन। थोड़ा सा मुश्किल है, शक्ति वक्रमन फीको निकुजन। क्या है बच्चों? शक्ति वक्रमन फीको निकुजन। एक बार और बोलिए, शक्ति वक्रमन फीको निकुजन। बच्चों इसे बोल के देखिए, लिख के देखिए। क्या? देखिए, शक्ति वक्रमन फीको निकुजन, शक्ति वक्रमन फीको निकुजन। और बच्चों एक बार लिख के देखिए, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, इसका 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। तो बच्चों इसे याद कर ले। क्या याद कर रहे हैं? शक्ति वक्रमन फीको निकुजन, शक्ति वक्रमन फीको निकुजन, शक्ति वक्रमन फीको निकुजन। ठीक है, तो यहाँ पर 3D ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। एक बार खुद बोल के देखें तो याद हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आप इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा, जितना जल्दी याद हो जाए उतना अच्छा। अब 3D सीरीज के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं? 4D सीरीज की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? 4D सीरीज। 4D सीरीज कहाँ होगी? ये वाली सीरीज जो होगी 4D सीरीज होगी। होगी कि नहीं होगी? तो 4D सीरीज की बात करें तो ये है बच्चों, आप इसे याद करने की कोशिश करें। इसे याद करने की कोशिश करें तो यहाँ पर थोड़ा सा इरिडियम, जिरकोनियम, यहाँ पर ये ज़्यादा आपको काम नहीं आने वाले, नाम याद नहीं करें, पर फिर भी इनका सिंबल आपको याद होना चाहिए। तो बच्चों सिंबल याद करने के लिए इसके लिए भी मैं कुछ बना के लाया हूँ। देखिए क्या है, 4D सीरीज़ में आपको मिलेगा इट्रियम, जिरकोनियम। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ज़्यादा फिर पैलेडियम का यूज़ होता है, फिर सिल्वर का यूज़ होता है और फिर कैडमियम का। बाकी सारे इतने काम के नहीं है, मतलब आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में इनका नाम भी शायद से पता होगा। तो यहाँ पर मैं इसे याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्या है, वाई जिरनब, वाई जिरनब मुँह तकरियो रे। ये तक है, टीसी है, मुँह तकरियो रे, तकरियो रे। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर तक रियो रे है, तक रियो रे। बच्चों देखिएगा यहाँ पर मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वाई जिरनब मुँह तक रियो रे पढ़। ABCD होता है पर मैंने बनाया है AGCD। क्या बच्चों? AGCD। सुनिएगा थोड़ा सा अच्छा मज़ेदार होगा। वाई जिरनब, जिरनब एक किसी आदमी का नाम है, हमने बनाया है वाई जिरनब। मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एक क्लास में सर पढ़ा रहे हैं और एक जिरनब नाम का एक लड़का है, वो क्या है, टिकुर टिकुर किसी को देख रहा है। क्या कर रहा है? किसी को देख रहा है। तो उसके सर उसको चौक मार के बोलते हैं, ओ भाई वाई जिरनब मुंह तक रियो रे। मतलब किसी का मुंह तक रहा होगा, तो वाई जिरनब मुंह तक रियो रे पढ़। ABCD की जगह सर के मुंह से क्या निकल गया? AGCD। तो वाई जिरनब मुंह तक रियो रे पढ़ AGCD। वाई जिरनब मुंह तक रियो रे पढ़ AGCD। एक बार खुद बोल के देखिए बच्चों, वाई जिरनब, वाई जिरनब, वाई जिरनब। देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ, वाई जिरनब मुंह तक रियो रे पढ़ AGCD। ठीक है, इसे ऐसा लिख के देखिए, आपके काम आएगा।
वाई चिन्ह मुंह तकरी ओरे पढ़ AGCD। अब कभी हम इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो बच्चों देखिए, आपको ऊपर वाली लाइन याद होगी, तो इस 21 में क्या कर दें, 18 को प्लस कर दें। किसको प्लस कर देंगे बच्चों, 18 को प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 को प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 39। उसके बाद तो कहानी चालू हो जाएगी, 41, ये हो जाएगा 42, 43, 44, 45, 46, 47 और ये 48। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसमें भी 10 एलिमेंट है जहाँ तक आपको पता ही है। अब 3D सीरीज़ के बाद कौन सी, 4D सीरीज़ के बाद कौन सी सीरीज़ आएगी, 5D सीरीज़। कौन सी सीरीज़ आएगी, 5D सीरीज़। तो यहाँ पर इसे याद करने के लिए बता दो, लाहफ्ता। लाहफ्ता मतलब कोई एक गुंडे हैं जो क्या कर रहे हैं, हफ्ता मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं, हफ्ता मांग रहे हैं। तो यहाँ पर एक आदमी है दुकानदार, उसका नाम है डब्लू। क्या नाम है बच्चे, डब्लू नाम है। तो एक आदमी उससे बोल रहा है, गुंडा बोल रहा है, लाहफ्ता डब्लू रे, लाहफ्ता डब्लू रे। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, लाहफ्ता डब्लू रे। अब बेटा वो जो दुकानदार है, वो दुकानदार जो है वो क्या है, बड़ा बिजनेस करता है, सोने का, चांदी का, गोल्ड का, प्लैटिनम का और महंगी महंगी मेटल्स का। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, हफ्ता मांग रहा है, लाहफ्ता डब्लू रे। डब्लू नाम के इंसान से हफ्ता मांग रहा है, लाहफ्ता डब्लू रे, लाहफ्ता डब्लू रे। और वो कौन सी मेटल मांग रहा है उससे, सारी महंगी महंगी, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। बच्चों मुश्किल है पर याद करने का यही तरीका है। बोलो क्या है, यहाँ पर एक इंसान जो है वो क्या कर रहा है, गुंडा जो है वो डब्लू नाम के इंसान से क्या मांग रहा है, हफ्ता। तो ला हफ्ता डब्लू रे। और वो हफ्ता किस फॉर्म में मांग रहा है, सारी महंगी महंगी मेटल मांग रहा है, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। अब बच्चों आपको बता दूं 5D सीरीज़ का आपको ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ने वाला। और आपको बता दूं कि ये जो एलिमेंट है ये इसका एटॉमिक नंबर है 57। कितना एटॉमिक नंबर है बच्चों, 57। और ये जो लेंथेनम नाम की मेटल है, लेंथेनम नाम का एलिमेंट है, ये D ब्लॉक एलिमेंट में नहीं आता। किस में आता है, F ब्लॉक एलिमेंट में। मतलब आप देखेंगे कि यहाँ 57 ज़रूर है पर यहाँ 58 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 57 जो है वो F ब्लॉक एलिमेंट है और 57 के बाद 58 कहाँ आ जाता है, यहाँ पर 59, 60, 61, 62 ऐसे एलिमेंट चलते रहते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा 57 के बाद 58 नहीं आएगा। आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जो एलिमेंट आता है इसका नंबर जो होता है वो 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और याद रखिएगा मर्क्यूरी का होता है 80। क्लियर है। तो अब यहाँ पे 5D सीरीज़ भी हो गई। अब इसे याद करने का तरीका क्या था, ला हफ्ता डब्लू रे। और वो हफ्ता किस फॉर्म में मांग रहा है, महंगी महंगी मेटल के फॉर्म में। और महंगी मेटल कौन सी है, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। क्या नाम है बच्चों, मर्क्यूरी। अब यहाँ पर कभी हम 6D सीरीज़ की बात करें बच्चों, मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या बता चुका हूँ, यहाँ पर आप कभी पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो ला के ऊपर स्टार बना होता है। क्यों, क्योंकि ये जो स्टार है ये एलिमेंट जो है डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता, ये क्या होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्यों होता है, क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में नहीं, किस में एंटर होता है, एफ में एंटर होता है। किस में एंटर होता है, एफ में। देखिए यहाँ पे 39 के बाद 40 आ गया, पर 57 के बाद 58 क्यों नहीं आया, क्योंकि इस जगह जो है वो ला यूज़ होता है। ला ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है 57 के बाद, फिर 57 के बाद 58, 59 ये सॉन चलता रहता है। अब 6D सीरीज़ की बात करें तो 6D सीरीज़ जो होती है शुरू किससे होती है, एक्टेनम से। किससे, एक्टेनम से। इसमें 18 जोड़ो तो 18 जोड़ के कितना आ जाएगा, नहीं इसमें 18 नहीं जुड़ेगा, इसमें 32 जुड़ेगा। तो 32 जोड़ के ये कितना आ जाएगा, 89। इस पर भी आप देखेंगे तो स्टार लगा होता है। क्यों लगा होता है, क्योंकि ये जो होता है ये होता है
एफ ब्लॉक एलिमेंट ही होता है। ये क्या होता है बच्चों? एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो कि कहाँ से शुरू होता है? 89 से। ये याद रखिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा नहीं होता, ये होता है एक्टिनम। ये भी एफ ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा होता है। तो 89 के बाद यहाँ पर क्या आता है? 89 के बाद इस जगह आ जाता है 90, 91, 92, 93, 94 सो ऑन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके बाद यहाँ पर ये सीरीज़ जो होती है क्या है, अभी तक साइंटिस्ट इसकी डिस्कवरी कर रहे हैं, इसलिए ये सीरीज़ जो होती है वो क्या होती है? इनकम्प्लीट सीरीज़। क्या है? अभी मतलब उनको पता तो चल चुका है कि एलिमेंट हैं, पर उसके बारे में अभी तक कोई नॉलेज पता नहीं है। जैसे आज हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पता है कि ये एलिमेंट्स कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, पर बच्चों ये एलिमेंट जो होते हैं वो पता ही नहीं है। बस पता चल चुका है कि एलिमेंट्स होते हैं, पर किस रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए हैं उनको देखना पॉसिबल नहीं है। बहुत से एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिनका हाफ लाइफ बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत जल्दी ही क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए उनकी स्टडी अभी इनकम्प्लीट है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट समझ में आ गया बच्चों? मैं आपको फिर से याद करवाता हूं। देखिए, शक्ति वक्रमन फीको निकुंजन, एक बार बोले मेरे साथ, शक्ति वक्रमन फीको निकुंजन। और ये क्या है? वायजर्नम मुंह तकरियोर है। यहाँ पे क्लास की बात चल रही है कि क्लास में एक बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा है, तो सर ने उसको चौक मारा और उससे बोला वायजर्नम मुंह तकरियोर है, वायजर्नम मुंह तकरियोर है, पढ़ ABCD। पर ABCD की जगह क्या निकल गया सर के मुंह से? AGCD। और ये क्या है? यहाँ पर गुंडे जो हैं वो डब्लू नाम के सुनार या फिर कहें कि गोल्ड, क्या कहें कि वो महंगी मेटल बेचता है, उससे बात कर रहे हैं, हफ्ता मांग रहे हैं। तो कैसे मांगेंगे? ला हफ्ता डब्लू रे, ला हफ्ता डब्लू रे, ला हफ्ता डब्लू रे। ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी, ये सारी महंगी मेटल है। और 6D सीरीज़ जो है वो है एक्टिनियम से शुरू नहीं होती, वो इस जगह से शुरू होती है 104 से। यहाँ पर 104 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट आता है। और उसके बाद ये सीरीज़ क्या है? इनकम्प्लीट है, अभी तक इनकी डिस्कवरी चल रही है या फिर किसी स्टेज पर होगी। इनके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए इनकी स्टडी करना भी हमें नहीं है। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन करें बच्चों, जल्दी से आप इन्हें नोट डाउन करें। अब क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा, क्या उठ रहा होगा कि सर ये मेटल्स सारी ज़्यादातर यूज़ होने वाली मेटल है, तो आप कभी आप देखें मैं इन पर गोला लगाते जाता हूँ। आपसे कोई बोले कि भैया निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, क्या इन मेटल के बारे में आप जानते हैं? हाँ सर बिल्कुल जानते हैं। कहीं इनके बारे में पढ़ा है? निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। तो बच्चों ये जो होती है वो जनरली हाइड्रोजनेशन में यूज़ होती है। कहाँ यूज़ होती है बच्चों? हाइड्रोजनेशन में, एज अ कैटलिस्ट। याद कीजिए बच्चों, ये जनरली कहाँ यूज़ होती है? हाइड्रोजनेशन में यूज़ होती है एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम तीनों एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, और ये तीनों की तीनों जो हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं? किसी भी हाइड्रोजनेशन में। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना, और किसकी तरह यूज़ होते हैं? कैटलिस्ट की तरह। अब कभी मैं इस पर गोला लगाऊं, इस पर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड की बात करूं तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तीनों जो हैं कॉइनेज मेटल है। क्या बच्चों? कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मतलब आप जानते ही हैं, इनसे पुराने ज़माने में कॉइन बनाए जाते थे या फिर आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, अब कभी हम जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी की बात करें तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी को हम कहते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या कहते हैं बच्चों? स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। स्यूडो का मतलब रखा इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ है, मतलब डी ब्लॉक में रखा हुआ है। पर बता दूं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? मतलब देखिए, आपसे कोई कहे कि भैया ये सब कौन है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पर आपसे कोई ये कह दे कि जिंक और कैडमियम और मर्क्यूरी वो प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं जो इन सारे करते हैं, तो आप कहेंगे क्यों? तो यहाँ पर हम क्वेश्चन ही बना लेते हैं। क्वेश्चन, वाई जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर not considered as a transition element।
इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह कंसीडर क्यों नहीं करते हैं? तो जवाब सुनेंगे आप। चलिए जवाब सुनिए। तो जवाब सुनने के लिए आपको एटॉमिक नंबर आना चाहिए। तो चलिए जिंक की बात करते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। क्या होता है बच्चों? 30। तो आर्गन तक तो कितना हो गया? 18। आर्गन तक कितना हो गया? 18। अब आर्गन के बाद किसकी बारी आती है? किसकी बारी आती है? 3D की। तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन? नहीं, पहले 4s की बारी आती है, आपको पता होगा। 4s माना कि आउटर मोस्ट शेल है, पर कभी हम ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर पहले इंटर होगा? 4s में। इसकी एनर्जी कम होती है और इसकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में इंटर होगा? s में। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन इंटर हो गए? तो 18 + 2 कितना हो गया? 20। और 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंटर होंगे। हाँ है ना बच्चों? तो आप कभी जिंक की बात करें तो जिंक की बात करें तो देखिए d जो है, d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो d ऑर्बिटल पूरी तरीके से फिल्ड है। हाँ है ना? d ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरा हुआ है, खचाखच। सिमिलरली कभी हम किसकी बात करें? कैडमियम की बात करें, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 48 होता है। कितना होता है बच्चों? 48 होता है। तो कभी हम बात करें तो 48 को कैसे लिखेंगे? तो क्रिप्टॉन तक तो हो गया 36। कितना हो गया? 36। और उसके बाद किसकी बारी आएगी? 5s की। फिर किसकी बारी आएगी? 4d की। सही। तो सबसे पहले 5s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2, तो 36 और 2 कितने हो गए? 38। और फिर 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे किसके अंदर? किसके अंदर बच्चों? 4d में। तो आप बताएं, इसके अंदर भी d में पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए खचाखच, इसके अंदर भी d में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से खचाखच भरे हुए। साथ के साथ मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80। तो यहाँ पर हमारा जिनॉन आ गया। कितना आ गया बच्चों? जिनॉन। जिनॉन में कितने होते हैं? 54। अब आपको बता दूं 54 के बाद जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जो होगा इंटर होगा किसके अंदर? किसके अंदर इंटर होगा? 4f के अंदर। किसके अंदर? 4f। और f में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 14। आप जानते हैं। हाँ, इसमें f नहीं होता, इसमें भी f नहीं होता, पर यहाँ पर आपने ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना सीखा होगा बच्चों। तो 4f 14 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। आप जानते हैं f ऑर्बिटल, एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होगा किसके अंदर जाएगा? 6s में और फिर 5d में। तो 6s में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2। तो काउंट करें आप, 54 + 14 कितना हो जाएगा? 68। 68 + 2 70। 70 और 10 कितने हो गए? 80। तो आप इनसे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं बच्चों? आपसे कोई बोले कि बच्चों बताओ इसका d ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, इसका d ऑर्बिटल क्या है? फुली फिल्ड है। इसका भी, सॉरी यहाँ लिख दिया, इसका d ऑर्बिटल क्या है? पूरी तरह फिल्ड है। अब आप देखें तो इनका ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल क्या है? पूरी तरीके से फिल्ड है। और कभी आप जिंक की बात करें इनकी एक्साइटेड स्टेट में, किसमें बच्चों? एक्साइटेड स्टेट में। तो जिंक जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब बच्चों देखिए, इलेक्ट्रॉन भरने की बात आती है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन इस जगह इंटर होता है d में, ये जानते हैं। पर जब निकालने की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन किस में से निकलता है? आउटर मोस्ट शेल में से। तो इलेक्ट्रॉन बोलो किस में से निकलेगा? s वाले में से। तो जिंक कभी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा बच्चों? 4s से। तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन तक तो 18 और ये कितना हो जाएगा? 3d 10 और 4s 0। अब आपसे कोई बोले कि भैया क्या बताना क्या चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहा हूँ कि देखिए इसने ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो की, +2, पर फिर भी अभी भी इसका d ऑर्बिटल पूरी तरीके से फिल्ड है। ये इस टाइम भी फिल्ड था और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद तब भी पूरी तरीके से फिल्ड है। ठीक है। वैसे ही कभी हम कैडमियम की बात करें तो कैडमियम कभी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो बोलो क्या बनेगा? 4d10 और 5s 0। और कभी हम मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो बोलो क्या बनेगा? 5d10 और 6s 0। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, इनका d ऑर्बिटल क्या है? पूरी तरीके से फिल्ड है। क्या है बच्चों? पूरी तरीके से भरा हुआ है, चाहे उनकी ग्राउंड स्टेट हो या फिर एक्साइटेड स्टेट हो। तो यहाँ पर मैं आंसर लिखूंगा, आंसर लिखना चाहूँगा।
उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको डी ब्लॉक एलिमेंट में शक्ति, वक्रमन, फीको, निकुंजन याद हो गया होगा, वाई जन्नम, मो तकरीर, पढ़, AGCD याद हो गया होगा, ला हफ्ता, डब्ल्यू रे, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम और गोल्ड एंड मर्क्यूरी याद हो गया होगा। और नीचे वाली को याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को ट्रांजिशन मेटल क्यों नहीं शो करते हैं, तो हम लिखेंगे बिकॉज, रीज़न लिख रहे हैं because they have fully filled d orbital in their कौन सी स्टेट बच्चों, in their ground state as well in excited state। ठीक है, तो बच्चों hence they are not considered as a ट्रांजिशन मेटल। तो बच्चों याद रखिएगा, इन्हें ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि भैया ग्राउंड स्टेट, ये कौन सी स्टेट चल रही है बच्चों, ये तीनों स्टेट कौन सी है, ये तीनों स्टेट जिस पर मैं लिखने जा रहा हूँ, ये तीनों स्टेट कौन सी स्टेट है, तो आप कहेंगे ग्राउंड स्टेट है, मतलब नॉर्मली इस अवस्था में पाए जाते हैं। और ये कौन सी स्टेट है, तो आप कहेंगे ये एक्साइटेड स्टेट है। ये कौन सी स्टेट है बच्चों, एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में देखिए डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड है और एक्साइटेड स्टेट में भी डी ऑर्बिटल पूरी तरीके से फिल्ड है, तो यहाँ पर इन्हें कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल पूरी तरीके से कंप्लीटली फिल्ड है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए पॉइंट से, जो लिखा था मैंने, पर एक बार लिख देते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और मैंने अभी बताया था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1 d 1 से लेकर 10 तक, और यहाँ पर n s और यहाँ पर 1 या 2, s में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या 2 होंगे। ठीक है, तो ये जो होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ये जो होता है आउटर मोस्ट शेल होता है। बच्चों मैं फिर से कह रहा हूँ, जब भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में से बाहर निकलेगा, एस में से। पर इंटर होने की बात होगी तो इंटर किस में होगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन तो डी में होगा। तो यहाँ पर इसे कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, पेनल्टीमेट शेल। क्या कहते हैं बच्चों, पेनल्टीमेट शेल। तो बच्चों 3D सीरीज़ की बात करें, किसकी बात करें, 3D सीरीज़ की बात करें, तो 3D सीरीज़ में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, शक्ति, वक्रमन, फीको, निकुंजन। शक्ति, वक्रमन, फीको, निकुंजन। तो यहाँ पर हम कुछ एक्सेप्शन देखना चाहेंगे, किसके एक्सेप्शन। तो देखिए यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पहले एक काम करते हैं, स्कैंडियम का बना लेते हैं। स्कैंडियम का 21 होता है, स्कैंडियम 21। तो बोलिए क्या होगा, आर्गन तक तो हो गया 18। अब उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन किसके अंदर इंटर होगा, एस में। तो इलेक्ट्रॉन किस में इंटर होगा बच्चों, एस में। एस में इंटर हुआ तो 4s2, 18 और 2 कितने हो गए, 20। अब अगला जो इलेक्ट्रॉन है 21वां, वो किसके अंदर इंटर होगा, डी में। सही है, तो इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है, समझ में आया, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर इंटर हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर इंटर हो रहा है, डी में। तो यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ मैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इंटर इनटू डी ऑर्बिटल या डी सबशेल। किसके अंदर बच्चों, डी सबशेल के अंदर इंटर हो रहा है, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। कभी हम शक के बाद टाइटेनियम की बात करें तो कितना होगा बच्चों, आर्गन तक तो 18 और फिर 4s2 एंड 3d2। क्लियर है बच्चों। तो ये ऐसे आप लिखते चलेंगे, मैं सारे लिखने लगा तो आज का लेक्चर इसी में चल जाएगा। तो मैं कुछ एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ, जो एग्जाम में आ सकता है, जो क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है, पर फिर से समझा दूँ। शक्ति, वक्रमन, तो यहाँ पे वक्र, क्र मतलब क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24।
क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24। तो बच्चों कभी हम क्रोमियम का एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने चले तो क्या होगा, आर्गन तक तो 18 के बाद दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर भरेंगे, एस के अंदर, 18 और 2 20, और 20 के बाद 4 इलेक्ट्रॉन किस में इंटर होने चाहिए, डी में, 24 हो गए 24। पर हम ये देखते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सरासर गलत है, सरासर गलत है। अब क्वेश्चन है कि क्यों गलत है सर, आप तो बोलते हो कि पहले आर्गन तक तो हो गया 18, फिर अगले 2 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर इंटर होंगे, 4s के अंदर, बिल्कुल सही है, 18 और 2 कितने हो गए 20, और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर इंटर होंगे, डी के अंदर, ये भी बात सही है। पर बच्चों आपको पता होगा लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था देखिएगा, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 तक तो ये हो गया, 18 के बाद 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 19 कितने हो गए 19, और 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 24, ये वाला सही होता है। अब पूछेंगे क्यों, क्योंकि मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था बच्चों हमेशा ऑर्बिटल या तो हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं या फुली फिल्ड। अब आप देखें यहाँ पर डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और हर ऑर्बिटल में आपने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, हाँ है ना, और 1 इलेक्ट्रॉन डालने से ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, हाँ है ना, हाँ ना। फिर से सुनिएगा, ये डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो आप कहेंगे सर 5 होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ फिल्ड हो जाएगा। और ये वाला 4s भी बोलो क्या हो जाएगा, कभी हम 4s की भी बात करें, ये 4s की भी बात करें तो 4s भी क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि क्रोमियम क्या होता है, क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फिल्ड हो जाता है, डी भी हाफ फिल्ड सबसे ऑर्बिटल हो जाएगा, ये भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, इसलिए ये क्या होते हैं, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्लियर है। चल तो क्रोमियम का कौन सा गलत होगा, ये वाला गलत है, इस पर क्रॉस लगा ले। क्रॉस क्यों लगा रहे, समझ में आ रहा है बच्चों, ये क्रॉस है, गलत है, और सही वाला नीचे। इसके अंदर एक और एक्सेप्शन आता है इसी में, कभी हम इसका नाम याद करें, शक्ति वक्रमन फी को नी कु 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 कौन होता है, देखिए कु जो होता है वो होता है कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29। अब हमने एक्सपेक्ट किया था, तो एक्सपेक्ट किया था कि आर्गन तक तो भर जाएंगे, कितने 18, आर्गन तक 18, इसके बाद 4s में कितने गए 2, तो 18 और 2 कितने हो गए 20, और 9 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर इंटर होंगे, डी के अंदर। पर जनरली देखा गया है कि ये वाला जो होता है सरासर गलत होता है। क्यों गलत होता है, सही क्या होता है, तो देखिए आर्गन तक तो हो गए 18, आर्गन तक 18, फिर इसके बाद S में जाता है 1 इलेक्ट्रॉन, 18 और 1 कितने हो गए 19, और बाकी जो 10 इलेक्ट्रॉन हैं किसके अंदर इंटर होते हैं, D के अंदर इंटर होते हैं, और ये वाला जो होता है सही होता है। सर क्यों ये वाला सही क्यों, ऊपर वाला गलत क्यों, क्योंकि देखिए D की बात करें तो D में ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, फुली फिल्ड, क्या होगा बच्चों, फुली फिल्ड। और याद रखिएगा फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये फुली फिल्ड हो गया, ये हाफ फिल्ड हो गया, तो मोर स्टेबल। ठीक है, क्लियर रहेगा बच्चों। तो मैंने आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया। क्या लिखना सिखाया बच्चों, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर इंटर हो रहा है, डी के अंदर, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी के अंदर इंटर हो रहा है। पर बच्चों यहाँ पर एक हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड, फुली फील्ड की भी बात चलती है। कभी फुली फील्ड स्ट्रक्चर है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, आप जानते होंगे, और हाफ फील्ड हुआ तो वो भी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें न जाते हुए पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, बाकी 10 इसमें जाएंगे, तो ये फुली फिल्ड हो जाएगा और ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो आपके एनसीईआरटी का है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सिल्वर एटम, सिल्वर मतलब Ag, क्या आपको सिल्वर का एटॉमिक नंबर पता है? नहीं पता सर। किस में आता है ये पता है? नहीं पता सर। शक्ति वक्रमन फीको निकुजन, नहीं इसमें नहीं है। पर वाय जिर्नव मुँह तकरियोरे पर AgCd, Ag जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 47 होता है। कभी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो आर्गन तक तो 18 होता है, नहीं आर्गन नहीं आएगा इसमें, क्रिप्टॉन तक होता है 36,
36 के बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 5s के अंदर कितने आएंगे, 36 और 2 38, 38 और 9 3D 9। पर ऐसा नहीं होता है, आप जानते हैं ये गलत कॉन्फ़िगरेशन है। गलत क्यों? क्योंकि आप जानते हैं हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। तो S में तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, एस में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और डी में कितने जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड। तो क्वेश्चन अब मैं पढ़ता हूँ, देखिए क्या है। सिल्वर का कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, बिल्कुल सही। ये वाला तो गलत है, ये वाला तो गलत है, और ये वाला क्या है बच्चों, सही है। सिल्वर का कंप्लीटली फिल्ड, सॉरी मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा। कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, बिल्कुल सही है। In its ground state, how can you say that it is a transition element? अब बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं, हाँ सर ये क्वेश्चन तो अच्छी बात है, अच्छा पूछा है, इसका डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? तो मैं कहूँगा है बच्चों, है। क्यों? क्योंकि आपको बता दूँ, सिल्वर जो होता है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 और +2। कौन सी बेटा, +1 और +2। जब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो बताओ ये 1 इलेक्ट्रॉन किस में से निकाल के देगा, किस में से निकाल के देगा, S में से। तो बोलो क्या हो जाएगा, 4D10 और 5S0। सही है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी हम यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करें तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किस में से निकालेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम s ऑर्बिटल। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा, s ऑर्बिटल से। सही है। पर जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात होगी तो आप बताएं, 1 इलेक्ट्रॉन तो ये निकाल चुका है s में से, ये S तो क्या हो चुका है, खाली हो चुका है। अभी एक और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो बताओ एक और इलेक्ट्रॉन किस में से निकालेगा, D में से। हाँ है ना। तो यहाँ पर अब 4D9 हो गया और ये 5S0 है। अब बताओ यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम कौन सा ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल। अब कहने का मतलब ये है कि भैया कभी कोई एलिमेंट, जैसे मैं जिंक की बात, मैं जिंक से समझाता हूँ। देखिए बच्चों, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 3D10 होगा, 4S2 होगा। हाँ है ना। अब कभी हम जिंक की बात करें तो जिंक जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सिर्फ +2। अब +2 करता है तो बोलो क्या होगा, 3D10 4S0। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका D ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में भी भरा हुआ था, इसका D ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट में भी भरा हुआ है, मतलब दोनों ही स्टेट में इसका D ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरा हुआ है। जबकि यहाँ देखें, यहाँ पर सिल्वर का ग्राउंड स्टेट में भरा हुआ था, यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में भरा हुआ था। पर कभी हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो 4D9, इसका मतलब ये हुआ कि D ऑर्बिटल अब क्या हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है। हाँ है ना। क्या हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है, खाली हो चुका है, मतलब इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आ चुकी है। इसी वजह से इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट हर वो ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसका D ऑर्बिटल क्या हो, खाली हो, या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर किस में, एक्साइटेड स्टेट में। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी को कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। सर क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट में हो या एक्साइटेड स्टेट में इनका D ऑर्बिटल हमेशा भरा होता है। जबकि आप देखें इनका D ऑर्बिटल खाली है। सर किस में, एक्साइटेड स्टेट में। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस, ब्लैक पेन से लिखता हूं, सिंस सिल्वर शो +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, +1 and +2 oxidation state, and in +2 oxidation state, that is Ag +2, one electron is removed from, बच्चों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम D ऑर्बिटल। Hence, in +2 oxidation state, its D orbital is empty. D orbital is empty. That is why
सिल्वर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसे ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि भैया ना तो ग्राउंड स्टेट में, देखिए ये पूरा भरा है, पूरा भरा है, ये भी पूरा भरा हुआ है ग्राउंड स्टेट में, साथ के साथ एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में भी और एक्साइटेड स्टेट दोनों में इसका डी भरा हुआ है। जबकि आप क्या देख रहे हैं, इसका ग्राउंड स्टेट में तो भरा हुआ है, एक्साइटेड स्टेट में भी भरा हुआ है, पर +2 में ये खाली हो गया। इसका मतलब हर वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा जिसका डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में हो या फिर एक्साइटेड स्टेट में खाली हो। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम पहली बात, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान चुके हैं, उसे मैंने ए पॉइंट शायद से दे दिया होगा। अब मैं इसे बी पॉइंट नाम देता हूँ। बी पॉइंट में हम किसकी बात कर रहे हैं, एटॉमिक साइज की या एटॉमिक रेडियस की? एटॉमिक रेडिया कहें या एटॉमिक साइज कहें, एक ही बात है। तो कभी हम एटॉमिक साइज की बात करें, एटॉमिक रेडिया जिसे हम आर कहते हैं, तो एटॉमिक साइज और एटॉमिक नंबर के बीच ग्राफ देखें। तो कभी हम 3D सीरीज़ की बात करें, 3D सीरीज़ कैसी होती है? 3D सीरीज़ ऐसी होगी, शक्ति वक्र मन फी को नी को जन। और ये बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो लेफ़्ट से राइट जाने पर एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है और साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो बच्चों यहाँ पर यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। पर हम यहाँ पर कुछ एक एक्सेप्शन देखेंगे कि भैया साइज़ डिक्रीज़ तो हो रहा है, साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, पर भैया एक टाइम जाके कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट होने के बाद बढ़ भी रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चलिए, तो ये थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, यही तो क्वेश्चन है। तो आपको बता दूँ, ये है शक्ति वक्र मन, और आपको बता दूँ आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर और ये जिंक। बच्चों हम बचपन से क्या जानते हैं, शायद से आपने क्लास 10th 11th में पढ़ा होगा, जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, साइज़ डिक्रीज़ होते जाता है। पर आप यहाँ देखेंगे कि हम जा रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, तो साइज़ क्या हो रहा है, हाँ डिक्रीज़ हो रहा है। पर अब आप देखें आयरन कोबाल्ट और निकल, शक्ति वक्रमन फी को निकोजन, ये आपको मैं याद करवा चुका हूँ। तो कभी आप आयरन कोबाल्ट निकल की बात करें तो इनकी साइज़ डिक्रीज़ नहीं हो रही है। भैया लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है। पर यहाँ पर देखें आयरन कोबाल्ट और निकल का साइज़ क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल है। और जिंक का साइज़ क्या हो रहा है, एकदम से बढ़ गया। ऐसा क्यों, यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है। ये कौन सी सीरीज़ है आपकी, ये आपकी सीरीज़ है 3D सीरीज़ है। ठीक है, और कभी हम 4D सीरीज़ की बात करें तो 4D सीरीज़ पे मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, पहले मैं 3D सीरीज़ की बात कर लेता हूँ। तो बच्चों पहली चीज़ यहाँ पर कभी हम साइज़ की बात करें, एटॉमिक साइज़ की, एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं तो पहले हम इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, शक्ति वक्र मन, और फिर फी को नी, और फिर को जन। इसे मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। और एक मिनट यहाँ पर इस बोर्ड को मिटा देता हूँ और अच्छे से क्लियर करता हूँ कि देखिए क्या होने वाला है। बच्चों एक बात आप बताएं, मैं 3D सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, 3D सीरीज़ की। अब 3D सीरीज़ में बताओ, ये तो रहा आपका न्यूक्लियस, सही है, न्यूक्लियस, और ये रहा आपका पेनल्टीमेट शेल। कौन सा शेल बच्चों, पेनल्टीमेट शेल। मान लो 3D की बात कर रहा हूँ मैं, 3D बोल लें, या फिर आप इसे N-1D बोल दें, पेनल्टीमेट शेल कहते हैं इसे। कौन सा शेल कहते हैं बच्चों, पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। और जो बाहर वाला शेल है, बाहर वाला जो शेल है उसे आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, NS आउटर मोस्ट शेल। ये तो आपको पता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत से लोग इसे रटने की कोशिश करते हैं। इसे रटना नहीं है, इसे समझ के चलना है। जितना ज़्यादा समझोगे उतना ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अब आप बताएं, हम शक्ति वक्रमन फी को निकोजन
हम कहाँ की तरफ जा रहे हैं बच्चों? लेफ़्ट से राइट। कहाँ जा रहे हैं बच्चों? लेफ़्ट टू कहाँ जा रहे हैं? राइट जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं सर। जब हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर, जैसे मैं Z से शो करता हूँ, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। अब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो बच्चों प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, हाँ है ना। अब प्रोटॉन तो हमेशा कहाँ रहते हैं? किसके अंदर रहते हैं? प्लस में। अब इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, पर इलेक्ट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन किसके अंदर इंटर होगा? तो आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन जो है, कभी हम शक की बात करें तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? प्रोटॉन तो लगातार बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन तो सारे के सारे इस जगह बैठे रहते हैं, हाँ है ना। प्रोटॉन सारे इस जगह बैठे रहते हैं, पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इंटर किसके अंदर करेगा? एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन जो इंटर हो रहे हैं वो किसके अंदर इंटर हो रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन जो इंटर हो रहे हैं वो इसके अंदर भी हो रहे हैं। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब साइज़ का संबंध किससे है? साइज़ का संबंध ये है कि भैया जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, ये लगातार बढ़ रहे हैं, ये लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये जो है प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? खींचने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल खींचेंगे, और खींचेंगे तो साइज़ क्या होगा? छोटा होगा, हाँ है ना। और कभी हम शक की बात करें तो शक में तो डी में अभी फ़िलहाल एक ही इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है तो ये इस पर रिपल्शन फोर्स नहीं लगा पाएगा, इतना इफेक्टिव नहीं लगा पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर इस केस में बात करें तो जो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा है किससे बच्चों? स्क्रीनिंग इफेक्ट से। क्या आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट पता है, जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं? यहाँ पर बातें क्लियर करने के लिए एक काम करता हूँ, डायग्राम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आए। ये डायग्राम जितना अच्छे से क्लियर से समझ आएगा वो उतना आपको क्लियर होगा। देखिए, कोशिश थोड़ी सी खराब हो गई पर ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये आउटर मोस्ट शेल है, तो ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी हम स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 के बाद 3d1 और 4s2। तो बताओ आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ है ना। तो यहाँ पर क्या बैठे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं आउटर मोस्ट शेल में। पर जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, जो नया इलेक्ट्रॉन है, वो किसके अंदर इंटर हुआ? डी में। तो डी में भी इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ। और यहाँ पर जो भी प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं वो तो इसी जगह पे बढ़ रहे हैं। अब इस जगह पे बढ़ रहे हैं तो ये प्रोटॉन क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेंगे। ये प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। साथ के साथ क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन इस पर क्या लगाएंगे? रिपल्शन फोर्स लगाएंगे। इस रिपल्शन फोर्स को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? स्क्रीनिंग इफेक्ट। रिपल्शन के कारण ये तो खींचने की कोशिश कर रहा है, ये प्रोटॉन इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश कर रहा है। जितना ज़्यादा खींचेगा साइज उतना ही ज़्यादा छोटा होगा, जितना ज़्यादा खींचेगा साइज छोटा होगा। पर साथ के साथ ये इलेक्ट्रॉन इस पर क्या लगा रहा है? धक्का लगा रहा है। बोल रहा है भैया वो खींच रहा है पर ये वाला इसको धक्का लगा के क्या करने की कोशिश कर रहा है? नलीफाई। पर ये नलीफाई स्टार्टिंग में नहीं कर पाएगा, शक में नहीं कर पाएगा। सर क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि प्रोटॉन तो ज़्यादा है, ये आउटर मोस्ट शेल को बहुत तेज़ी से खींचेंगे। पर ये जो डी के इलेक्ट्रॉन जो है फिलहाल तो क्या है बच्चों? कम है, फिलहाल कम है। इसका मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होगा वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC क्या है यहाँ पर? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के मुकाबले कम होगा। पर अब आप कहें कि आयरन कोबाल्ट निकल में क्या होगा? बच्चों आयरन कोबाल्ट निकल की बात करें तो कभी हम 21, 22, 23, 24, 25 और यहाँ पे 26 की बात करते हैं। देखिए आयरन की 26 की बात करते हैं। 26 में क्या होगा? तो 4s2 20 हो गए और ये 3d6। अब आप बताएं क्या होने वाला है? आप कहेंगे कि भैया शुरू में तो डी में इलेक्ट्रॉन कम थे, एक ही इलेक्ट्रॉन था, पर अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं? ज़्यादा। डी में इलेक्ट्रॉन इंटर करते गए। अब इस तरह से करते गए कि इस बार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बैलेंस किससे हो गया बच्चों? स्क्रीनिंग इफेक्ट से। किससे बैलेंस हो गया? स्क्रीनिंग इफेक्ट से। इसका मतलब क्या सर? जितना ये इसको खींच रहा है, जितने प्रोटॉन्स इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इस पर इफेक्टिवली क्या लगा रहे हैं? रिपल्शन फोर्स लगा रहे हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट लगा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जितना खींचा
और उतना ही रिपल्शन हो गया। तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया, बैलेंस, और ये बैलेंस कर दिया, इसलिए आयरन कोबाल्ट निकल की जो साइज होता है वो नियर अबाउट क्या होता है बच्चों, सेम होता है। क्लियर है। अब कभी हम बात करें कि भैया जिंक का साइज बढ़ क्यों गया, अरे भाई जिंक का साइज इसलिए बढ़ गया, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर नज़र डालते हैं, जिंक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर नज़र डालते हैं। तो आप देखें 3d10 4s2। अब आप बताएं यहाँ पर तो जिंक के केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत बढ़ गई, डी के इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत बढ़ गई। तो जैसे ही इसने खींचा, पर ये वाले ज़्यादा होने की वजह से इस बार स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या लगाएंगे, ज़्यादा लगाएंगे, और स्क्रीनिंग इफेक्ट हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करवाते हैं। रिपेल जितना करवाएगा तो साइज़ क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा। तो इस बार कॉपर और जिंक के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, किससे, स्क्रीनिंग इफेक्ट से। ठीक है, आप इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। पर यही है बच्चों, एग्जाम में क्या आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि भैया आयरन कोबाल्ट और निकल का साइज नियरली सेम क्यों होता है। तो आप कहेंगे कि भैया जैसे जैसे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स इंटर होते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट शोन बाय द डी ऑर्बिटल ऑन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जितने इलेक्ट्रॉन इंटर होते जाएंगे, जैसे देखिए आयरन में इलेक्ट्रॉन इंटर हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डी में कम थे, तो यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या लगा रहे थे, कम। पर जैसे से बढ़ते गए तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पर क्या लगा रहे, रिपल्शन, और ये वाला अट्रैक्शन। सही है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काउंटर पार्ट, मतलब कि बैलेंस कर रहे हैं। पर एक टाइम क्या आएगा कि ये डी वाले जो हैं वो इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि इस बार स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा मतलब रिपल्शन ज़्यादा, और रिपल्शन ज़्यादा तो साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर इसे नोट डाउन कर ले बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो ये 3D सीरीज़ की कहानी समझ में आई, यहाँ पर इतने में काम चल जाएगा। ठीक है, अब कभी हम 4D सीरीज़ की बात करते हैं तो 4D सीरीज़ के बारे में कुछ तो पूछते नहीं है। तो ये रही 4D सीरीज़ जो कि क्या होती है, वाई जिरनव मुँह तकरी, और वही कहानी सेम की सेम चलती जाएगी। और यहाँ पर जिंक कैडमियम, सेम कहानी। अब 5D सीरीज़ की कहानी आती है, किसकी बच्चों, 5D सीरीज़ की। तो मैं 5D सीरीज़ को ब्लू पेन से बनाता हूँ। देखिए 5D सीरीज़ की बात करें तो 5D सीरीज़ में आप देखेंगे कि भैया 5D सीरीज़ का एटॉमिक साइज़ जो होता है वो, देखिए एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, 3D 4D 5D। तो बचपन में आपने पढ़ रखा है कि जब आप नीचे जाते हैं, जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो शेल क्या होते जाते, बढ़ते जाते हैं। जब आप ग्रुप में नीचे जाते हैं तो शेल बढ़ते जाते हैं, तो साइज़ क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। पर आप देखते हैं कि 4D और 5D का साइज़ जो होता है नियर अबाउट सेम ही होता है। अब आप पूछेंगे क्यों, तो मैं कहना चाहूँगा कि भैया 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ का साइज़ इसलिए सेम होता है क्योंकि 5D सीरीज़ में f ऑर्बिटल भी आ जाता है, हाँ है ना। और f ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, वो बहुत ही वीक होता है। आपने पढ़ा होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट s ऑर्बिटल वाला ज़्यादा करता है, p वाला कम करता है, d वाला उससे कम, और f वाला तो सबसे वीकेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन फॉर्म में लिख देता हूँ, देखिएगा। ये आपने नोट डाउन कर लिया हो तो हटा रहा हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन फॉर्म में ही लिखवा देता हूं। देखिए क्वेश्चन फॉर्म में लिखवा देता हूं। 5D सीरीज हैव ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडिया as compared to 4D सीरीज। कौन सी सीरीज, 4D सीरीज। यहाँ पर आप देखिए 4D और 5D की एटॉमिक रेडिया जो होती है ऑलमोस्ट सेम ही होती है। कोशिश कर रहा हूँ मैं बनाने की, ऑलमोस्ट सेम ही होती है। इसे बढ़ना चाहिए था, साइज को बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम नीचे जाते हैं तो शेल बढ़ते जाते हैं। पर यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो देखिए कभी हम एक काम करते हैं, किसकी बात करते हैं, चलो एक काम करते हैं, जिंक, जिसका एटॉमिक नंबर पता है उसी की बात कर लेते हैं। जिंक की, चलिए
5D सीरीज़ का ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडिया होती है एज़ कम्पेयर टू 4D सीरीज़। रीज़न ये है कि भैया 5D सीरीज़ में लिखिए, इन 5D सीरीज़ f ऑर्बिटल ऑल्सो प्रेजेंट है ना, f ऑर्बिटल ऑल्सो प्रेजेंट, f ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है, f ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और एंड f ऑर्बिटल हैव वेरी लो स्क्रीनिंग इफेक्ट। बच्चों फिर से बताना चाह रहा हूँ, देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण साइज बढ़ना चाहिए, पर f ऑर्बिटल होने की वजह से f ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होती है, मतलब ये रिपल्शन नहीं लगा पाएगा, और रिपल्शन नहीं लगा पाएगा तो साइज बढ़ेगा भी नहीं, सही है। इसलिए 5D सीरीज का साइज बढ़ता नहीं है। तो इन 5D सीरीज f ऑर्बिटल ऑल्सो प्रेजेंट एंड f ऑर्बिटल हैव वेरी लो स्क्रीनिंग इफेक्ट, दैट इज एटॉमिक साइज नॉट इंक्रीजेस, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड। जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं होता है। यहाँ पर सीधा सा रीज़न यहाँ पर मैं रेड लाइन से, रेड पेन से कर देता हूँ कि भैया f ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है, f ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और f ऑर्बिटल की जो होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इसलिए एटॉमिक साइज नॉट इंक्रीजेज एज एक्सपेक्टेड, है ना, जितना एक्सपेक्ट किया था। और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड lengthenoid। इस फिनोमिना को हम कहते हैं lengthenoid कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मैं यही शब्द ढूंढ रहा था, lengthenoid कॉन्ट्रैक्शन। lengthenide क्योंकि 5D सीरीज में lengthenide आ जाता है, lengthenum एलिमेंट आ जाता है, याद कीजिए 3D में शक्ति वक्रमन फीको निकोजन, 4D सीरीज में वाई जिन्नम मुंह तकरी हो रहे पढ़ AGCD, और 5D सीरीज में ला हफ्ता, ला मतलब लेंथेनम, और लेंथेनम कौन सा होता है, F ब्लॉक का एलिमेंट, मतलब कि यहाँ पर F ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है। और कभी हम F ऑर्बिटल की बात करें तो F ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ही वीक होती है, मतलब आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 4s में भी होगा और F में भी होगा, तो F वाला जो है वो S पर स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं लगा पाएगा, रिपल्शन फोर्स नहीं लगा पाएगा। इसलिए पोअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जितना साइज बढ़ना चाहिए उतना साइज नहीं बढ़ता है। इसी को हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बच्चों ये बात समझ में आई होगी, थोड़ा सा उम्मीद करता हूँ आप इसके नोट्स बना लेंगे। तो एटॉमिक साइज पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि भैया साइज क्यों डिक्रीज हो रहा था शुरू में, तो आप कहेंगे कि भैया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों नहीं था, क्योंकि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स अभी बस इंटर करना शुरू ही हुए हैं, इसलिए रिपल्शन ज़्यादा नहीं था। सही है। अब कभी आपसे कोई पूछे आयरन कोबाल्ट निकल इनका साइज ऑलमोस्ट इक्वल क्यों होता है, ऑलमोस्ट इक्वल क्यों होता है, तो आप कहेंगे कि भैया आयरन कोबाल्ट निकल में अब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने लगे हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ रहे हैं। आयरन में, कोबाल्ट में, निकल में, आयरन में 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 7 हैं, इसमें 8 है। सही है। तो यहाँ पर कभी हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, पर इतना ज़्यादा होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज बैलेंस बाय इज काउंटर पार्ट बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब बैलेंस कर लिया स्क्रीनिंग इफेक्ट से। और कॉपर और जिंक का ऐसा क्या हुआ कि साइज इतना बढ़ गया, क्योंकि भैया डी ऑर्बिटल क्या हो चुका है, पूरी तरीके से भर चुका है, पूरी तरीके से भर चुका है। तो जो पेनल्टीमेट शेल के डी के इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल पर रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा लगाएंगे, इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गई, इसलिए साइज बढ़ गया। ठीक है। अब एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि भैया ग्रुप में नीचे जाते हैं तो साइज तो बढ़ना चाहिए, क्यों, हम बचपन से जानते हैं ग्रुप में नीचे जाते हैं तो शेल बढ़ते जाते हैं, तो साइज भी बढ़ना चाहिए। पर कभी हम 5D सीरीज़ की बात करें तो साइज जितना बढ़ना चाहिए तो उतना नहीं बढ़ता, वो 4D और 5D का साइज लगभग सेम होता है। सर क्यों, क्योंकि 5D में F ऑर्बिटल का
आगमन हो जाता है। और एफ ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होती है, बहुत ही वीक होती है। वीक होने की वजह से वो रिपल्शन नहीं लगा पाएंगे, और रिपल्शन नहीं लगा पाएंगे तो साइज उतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए। इस फिनोमिना को हम कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जल्दी से इसे नोट डाउन करें बच्चों, नोट डाउन करें।